हम पहले निकाल लेते हैं बोर्ड को। तो देखिए बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। तो हम सबसे पहले इसका जो पावर आईसी है उसके ऊपर का सील्ड हम बाहर निकालेंगे। तो अगर आप लोग फ्रेशर हो, अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सील्ड आप कटर से भी काट के निकाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप एसएमडी से ही हीट मार के इसको निकालो, क्योंकि कई बार अगर आपको एसएमडी को अच्छे से हैंडल करना नहीं आता हीट टेम्परेचर को, तो कई बार ख़राब भी हो जाता है बोर्ड। तो कटर से भी आप निकाल सकते हो। तो अभी जब मैं सील्ड निकाल रहा हूँ तो मैं हीट और एयर बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे दूंगा, बिल्कुल बीच में नहीं दूंगा हीट, क्योंकि बीच में आईसी लगी है, वो भी पेस्टेड आईसी है, पावर आईसी। तो अभी मेरे असेंबली का जो टेम्परेचर है 350 है, एयर 30 है, और इस हिसाब से 8 mm का नोज़ल यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। पतला नोज़ल होना चाहिए, ज़्यादा मोटे नोज़ल से निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये देखिए निकल गया हमारा सील। और अब यहाँ पे देखिए पावर आईसी है PM8953, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस PM8953 की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता हो तो PM8953 जितने मॉडल में लगी होगी आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हो। अब आप देखो PM8953 के ऊपर 7 बक और एलडीओ की कॉइल्स लगी हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस फोन में हमें बीपीएच लाइन नहीं चेक करना है, क्योंकि देखो अगर ऑन ऑफ को दबाने पे ट्रिगर ले रहा है तो बीपीएच लाइन बन रही है, तभी पावर आईसी ऑन ऑफ पे सप्लाई दे रही होगी। तो अभी फिलहाल हम ये जो बक और एलडीओ की जो कॉइल्स हैं इसका जीआर चेक कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस पर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 7 कॉइल्स लगी हैं, आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसके जीआर्स चेक करते हैं। जीआर्स का मेजरमेंट अगर आपको एग्जैक्ट पता अगर हो तो आप बहुत अच्छे से इसको डायग्नोसिस कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली कॉइल का जो जीआर है मैं चेक करता हूँ। देखिए 230 ग्राउंड रेजिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं, और ये 365, और इस कॉइल के नीचे पिन नहीं जाएगी तो ऊपर वाले कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। इसी के ट्रैक में तो ये तो ग्राउंड है, और ये दूसरा वाला जो कैप है इस पर देखिए 357, और इस कॉइल पे 257, 375 और 374, और ये है 150। देखिए अगर आप जब इस सर्किट को प्रॉपर स्टडी करेंगे ना तो इसमें कुछ कॉइल्स कोर वोल्ट करंट जनरेट करती है हाई एम्पियर के सीपीयू के लिए, और कुछ इसमें कॉइल्स है जो एलडीओज बनाती हैं। तो ये किस पर्पज से बनता है इसके लिए आपको पूरे सर्किट पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, एक छोटे से वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इस तरीके से जीआर्स ठीक है। अगर कोई भी कॉइल 0 ओम के साथ बीप देती, 0 ओम्स के साथ बीप देती, तो उस कंडीशन में वो ट्रैक हम बोल सकते थे शॉर्ट है, और उस कंडीशन में हमें रिपेयर करना पड़ता। लेकिन अभी इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे कि इस बोर्ड को फिर से पैनल में फिट करेंगे चार्जर लगा के, और देखेंगे कि ये जो पावर आईसी है ये प्रॉपर पूरे वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि 8953 का जो एक ट्रिगरिंग सीक्वेंस होता है कि जैसे चार्जर लगता है तो कौन कौन से वोल्टेजेस बनने चाहिए। अगर वो पूरे वोल्टेजेस बन रहे होंगे तो हमारी पावर आईसी ठीक है, अगर नहीं बन रहे होंगे तब जाके हम पावर आईसी पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड को पैनल में फिट करते हैं। देखिए ठीक है, और पैनल में फिट करने के बाद से हम इस के चार्जिंग पिन इसको कनेक्ट करेंगे, चार्जिंग पिन को इस तरीके से। और चार्जिंग पिन को कनेक्ट करने के बाद ये जो पावर आईसी है इसके चारों तरफ कुछ वोल्टेजेस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि ये PM8953 है तो इसमें कौन कौन सी वोल्टेजेस बनती हैं। चार्जर लगाने के बाद उसको चेक करेंगे, अगर वो सभी वोल्टेजेस बन रही होंगी तो आपको पावर आईसी को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको प्रॉपर डायग्नोसिस स्किल सीखना है तो हर PMIC का एक प्रोसीजर होता है, एक ट्रिगरिंग सीक्वेंस होता है। जैसे सपोज कीजिए कि PM8953 लगी है तो इसका जो ट्रिगरिंग सीक्वेंस अलग होगा, PM632 लगी है उसका अलग होगा, PM660 लगी है उसका अलग होगा, अगर मीडियाटेक की कोई 6358 है उसका अलग होगा, PM670 है उसका अलग होगा, PM639 है उसका अलग होगा, PM6125 है उसका अलग होगा। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि एक डेड फ़ोन को रिपेयर करने के लिए जो हमारी पावर आईसी का जो ट्रिगरिंग सीक्वेंस होता है कि जब हम चार्जर को लगाते हैं तो कौन कौन सी वोल्टेजेस बननी चाहिए। अगर वो वोल्टेजेस नहीं बनती है तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हमारी पावर आईसी ख़राब है या सही है, और उस हिसाब से हम उसको रिप्लेस करके देख सकते हैं। तो जो मैं वे बताने जा रहा हूँ इससे आप एकदम डायग्नोसिस कर सकते हो कि पावर आईसी को रिप्लेस करना चाहिए, रिवॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोन में देखिए चार्जर कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और चार्जर कनेक्ट करने के बाद से ये जो मेरी पावर आईसी है इसके आसपास जो भी वोल्टेजेस बनती है हमको पूरा चेक करना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारी पावर आईसी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले ये PM8953 है तो इसकी जो पहली वोल्टेज ये प्रोड्यूस करेगी डीसी पे कर लीजिए मल्टीमीटर को, डीसी 20 पे, और पहली वोल्टेज होती है इसकी S4 की सॉरी 2.05 के आसपास, तो इस कैप पे आती है। तो देखिए 2.04 के आसपास आ रही है तो ये सही है। फिर दूसरी वोल्टेज इसकी प्रोड्यूस होती है 0.9 के लिए, ये मिसलिनियस वोल्टेज होती है। तो ये जो वोल्टेज है ये बनती है इस कैप पे, देखिए 0.8 के आसपास बन रही है, ये भी ठीक है। और उसके बाद वोल्टेज हमारी बनती है 0.8, ये भी स्विचिंग
बक लाइन के लिए ये वोल्टेज होती है और ये बनती है इस कैप पे। तो आप देख सकते हो 0.7 बन रही है, ये भी आपकी वोल्टेज प्रॉपर बन रही है। इसके बाद हमारी वोल्टेज बनेगी S5 पे 0.8, ठीक है। तो 0.8 जो ये वोल्टेज बनेगी वो इस कैप पे बननी चाहिए। तो ये देखिए 0.6 है, तो ये भी ठीक है। और इसके बाद हमारा जो MPP लाइन की वोल्टेज बनती है मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग की, और ये बहुत मल्टीपल लोकेशंस पे जाती हैं 1.05। और देखिए इसके बाद जो हमारा क्रिस्टल होता है उसको एनेबल करने के लिए एक 1.8 बनती है, और ये जो 1.8 बनती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये LDO वोल्टेजेस होती हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है। और इसके बाद ही हमारा जो हमारा जो क्रिस्टल होता है, जो ऑक्सीलेटर ऑन होता है। और आपको तो पता ही है कि जो ऑक्सीलेटर होता है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का, अगर वो भी ख़राब हो जाए, वो फ्रिक्वेंसी जनरेट ना करे, तब भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। उसके बाद एक 1.1 और बनती है जो इस कैपेसिटर पे बनती है, देखिए यहाँ पे, देखिए बन रही है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद रैम की वोल्टेजेस बन जाती हैं, और एक S3 भी बनती है। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ, 1.2 के आसपास होती है। तो देखिए 1.2 की वोल्टेजेस बन रही है, ठीक है। और इसके पास रैम की वोल्टेजेस बन जाती हैं। फिर हमारा जो RTC क्रिस्टल है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और इस तरीके से 2 4 5 वोल्टेजेस और बनती है, लेकिन जो मेन वोल्टेजेस थी मैंने आपको चेक करके दिखा दी है। तो ये वोल्टेजेस प्रॉपर बन रही है। इट मीन्स ये हुआ कि हमारी जो पावर आईसी है ये प्रॉपर तरीके से काम हमारी कर रही है। आपको इस कंडीशन में पावर आईसी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये जो मैंने वोल्टेजेस चेक की, तो मुझे कैसे पता चला कि इन कंपोनेंट्स में इतनी इतनी वोल्टेजेस बननी चाहिए। तो अगर आपको समझना है कि ये जो वोल्टेजेस हैं, हर PMI का अपना एक ट्रिगरिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको इन LDO बक वोल्टेजेस का नॉलेज है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी डेट फ़ोन को डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंगल वीडियो में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक PM8953 का मैंने बताया कि ये वोल्टेजेस बनती है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी पावर ऐसी ठीक है। इसको अभी आपको बिल्कुल भी रिप्लेस या रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे CPU पे। अब ये पूरी वोल्टेजेस बन के, क्लॉक्स बन के CPU को मिलती है, ताकि CPU ऑन हो सके। और अभी फ़िलहाल हम पावर को नहीं रिप्लेस करेंगे, ना रिवॉल्व करेंगे, हम चलते हैं CPU को। अब इस सिचुएशन में जहाँ तक मैंने जो ये डायग्नोसिस किया, इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरी पावर ऐसी वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर रही हो और फिर भी फ़ोन 15-20 मिली एम्पे बैक हो रहा हो एम्पियर कंज्यूम करके, तो आपको एक बार CPU से को रिवॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वोल्टेजेस बन के CPU को मिल रही है, क्लॉक्स बन रही है, लेकिन फीडबैक नहीं आ रहा CPU से, जैसे फ़ोन के गिरने से ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो एक बार हम इसके CPU को रिवॉल्व करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं इसकी। तो अब हम फिर से पैनल में से बोर्ड को निकालेंगे और CPU के ऊपर की सील्ड को रिमूव करने वाले हैं हम। तो इसको भी रिमूव करने के लिए आप कटर का यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप SMD मशीन का यूज़ करो, क्योंकि CPU इसका पेस्टेड है और eMMC भी पेस्टेड है। तो कई बार क्या होता है, हीट मारने में डिस्टर्ब हो जाते हैं आईसियाँ। तो आप देख लीजिए, जैसा आपका हैंड स्केल है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सील्ड को ओपन करने वाले हैं, ठीक है। ये सील्ड ओपन हो गई है। थोड़ा सा कॉर्नर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये सील्ड ओपन हो गई है। इसके ऊपर का स्टिकर ये हटा लेते हैं, और थोड़ा सा क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वालकॉम का कौन सा सीरीज़ है, SDM सीरीज़ है या SM तो नहीं होगा, वो तो नई सीरीज़ है, या MSM सीरीज़ है, और कौन सा प्रोसेसर है, एक बार हम चेक करेंगे। तो एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ है। तो देखिए क्वालकॉम का, अच्छा, SDM 450 है ये, देखिए क्वालकॉम का SDM 450 सीरीज़ का प्रोसेसर है। तो सबसे पहले हम इस प्रोसेसर के कॉर्नर पे जितने ग्लू है उसको कट करेंगे। इसके लिए आप किनली की 007 ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी से मैं पूरा काम करता हूँ, तो आप भी इसको ले सकते हैं। और हमारा जो SMD का टेम्परेचर होगा 250 एंड एयर होगा 10, और बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से पूरे ग्लू को हम कट करेंगे। ब्लेड पेस्टेड IC है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पूरा ग्लू एक बार कट कर लेंगे, ताकि जब हम आईसी को पुल करें ब्लेड से, तो ये कंपोनेंट्स जो ग्लू के साथ आईसी के साथ चिपके हुए हैं वो बाहर ना आए। तो इस तरीके से पूरे ग्लू को कट कर लीजिए, ठीक है। और ये ब्रश से मैं साफ़ कर लेता हूँ। अब हम आईसी को निकालते हैं। तो देखिए आईसी को निकालने के लिए अभी मैं फ़िलहाल जो SMD यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास क्विक की 2008 से मैं ये निकालने वाला हूँ। तो क्विक 2008 का जब आप यूज़ करोगे, तो आपका जो टेम्परेचर होगा 350 और एयर होगा 100, और हल्का सा फ्लक्स लगा के और
इसको हीटअप करना है। तो क्विक 2008 से जब भी हम काम करते हैं तो काफ़ी सेफ प्रोसेसर निकलता है, डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और काफ़ी स्मूथ होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है निकलने में। तो देखिए ये मैंने हार्ड ब्लेड यूज़ की है, ठीक है। तो पहले आप हीटअप करते रहें पूरा प्रॉपर तरीके से, और एसएमडी मूव करते रहना चाहिए, और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, एसएमडी मूव होते रहना चाहिए। और जब आपको लगे कि पूरा मेल्ट हो गया उसी समय आईसी को आपको पिक करना है, नहीं तो पहले पिक कर देंगे तो इसकी बॉल्स निकल सकती हैं, डैमेज हो सकती है, फिर उसको रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये देखिए ये हमारी आईसी निकल चुकी है। इसके बाद आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्लक्स आप लोग यूज़ करते हो ना, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का फ्लक्स यूज़ कीजिए, क्योंकि लोकल फ्लक्स यूज़ करने पे जो सोल्डरिंग आयरन भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो एक अच्छा कोई भी फ्लक्स ले लीजिए। अब हम आयरन से ही इसकी पूरी बॉल्स को क्लीन कर लेते हैं। नाइफ आयरन बिट है, और मैं बता दूं कि मैं जो अभी आयरन यूज़ कर रहा हूँ ये T12X है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा होता है, स्मूथ होता है, बजट के हिसाब से बहुत अच्छा आयरन है, तो आप इसको खरीद सकते हो। तो नाइफ बिट से ईजिली आप देखिए हमने पूरी बॉल्स को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद एक बार हम इसको कॉटन से भी क्लीन कर लेंगे, ताकि पता चल सके कि कितना ग्लू बचा है और कितना और साफ़ करना बाकी रह गया है। तो ये कॉटन से आप इसको क्लीन कर सकते हो, टूथब्रश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से फ्लक्स लगा के एक बार हम डिसोल्डर वायर से इसको साफ़ कर देते हैं, ताकि बॉल्स पूरी बराबर हो जाए, और उसके बाद फिर हम फाइनल टच देंगे इसको। तो आपने देखा कि बहुत कम बॉल्स निकली हैं, जो एनसी होती है निकलती है, लेकिन इसमें बहुत कम निकली हैं, तो काफ़ी सेफ वे में निकल गया। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप सीपीयू लेवल का काम करते हैं तो आप 2008 क्विक की 2008 यूज़ कर सकते हैं। इवन डबल डेकर भी अगर आप काम करते हैं तो 2008 यूज़ कीजिए, काफ़ी सॉफ्ट तरीके से आईसी निकलती है, सेफ होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है। और बाकी 861 का भी यूज़ जो लोग करते हैं उसका भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे सीपीयू निकालने के लिए मुझे 2008 काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। तो ये क्लीन हो गया, एक बार और साफ़ कर लेते हैं इसको। ये साफ़ हो गया। बीच में एक कंपोनेंट लगा था जो निकल के किनारे चिपक गया है, एक कैपेसिटर सीपीयू पे लगा होता है, उसी की जगह पे ग्लू लगा हुआ है, इसको हम एक बार ब्लेड से साफ़ करेंगे। तो हम 007 का ही यूज़ कर सकते हैं ग्लू को फिर से अगेन साफ़ करने के लिए, आपको 008 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसके पीछे साइड से आप आराम से ग्लू को साफ़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ब्लेड है, कटिंग भी हो जाती है और क्लीनिंग भी हो जाती है इसमें। तो इस तरीके से आप देखिए ये पूरा ये हम साफ़ कर लेते हैं हमारे ग्लू को। हाँ, मैं बता दूं आपको कि ग्लू को क्लीन करने के लिए आपके एसएमडी का टेम्परेचर 250 होगा, एयर 10 होगा, ठीक है। और अगर आप 857 यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल एसएमडी, तो उसकी एयर बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रखिए, क्योंकि 10 पे भी बहुत ज़्यादा एयर निकलती है, तो आप देख लीजिए। और अभी मैं 2008 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी एयर 10 से भी मैंने कम कर रखी है, 1 पे कर रखी है, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा नोजल है, तो इतने पे आराम से चल जाता है काम। तो यहाँ पे देखिए ये कंपोनेंट निकला हुआ था जो सीपीयू के साथ लगाया था, हम वहीं पे फिर से लगा देंगे, और एक बार और डिसऑर्डर वायर यूज़ करेंगे ताकि पूरा क्लीन हो जाए अच्छे से। देखिए हमें एक एक बॉल को फोकस करना होगा, कोई भी बॉल बड़ी नहीं होनी चाहिए या ब्लैकिश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर जब हम प्रोसेसर लगाएंगे तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आप एक एक बॉल को एकदम बिल्कुल क्लोजली देख लीजिए माइक्रोस्कोप पे, उसके बाद ही हम इंस्टॉल करेंगे किसी भी चिप को। अब हम बोर्ड को तो हमने क्लीन कर लिया, अब आईसी की बारी आती है। तो ये हमारा हुआ सीपीयू, तो इसको आपको डिसोल्डर वायर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे आखिरी में। तो वही 007, मेरा एसएमडी का टेम्परेचर है 250 और जो एयर है 10, और आप इसको क्लीन कीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी एसएमडी यूज़ करें और जब आईसी पे हीट मार के क्लीन करें, तो उस समय अगर ये ग्लू जलने लगे, धुआं निकलने लगे, तो समझ लेना कि एयर हीट ज़्यादा है, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्टली मतलब क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कई सारी असेंबलियाँ हैं 250 पे भी ज़्यादा टेम्परेचर होती है उसमें और एयर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो असेंबली यूज़ कर रहे हैं उसका अंदाज आपको होना जरूरी है। तो ये आईसी की जो जितना भी ग्लू था ये क्लीन हो गया। अब हम थोड़ा सा इस पर फ्लक्स लेंगे और थोड़ा सा पीपीटी भी ले लेंगे, ताकि जो काफ़ी सारी इसमें आप देखिए ड्राई बॉल्स हैं, तो वो थोड़ा सा शाइनिंग में आ जाएगी, ताकि रिवॉल्विंग करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो एक बार डिसोल्डर वायर से फाइनल क्लीन। डिसोल्डर वायर एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा, बस एक बार काफ़ी है, क्योंकि डिसोल्डर वायर यूज़ करने से आईसी के ग्राउंड अगर निकल जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डिसोल्डर वायर को फाइनल टच दीजिएगा बस एक बार, बार बार डिसोल्डर वायर से किसी भी आईसी को साफ़ नहीं किया जाता है। और जब आईसी के ऊपर का आप जब क्लीन कर रहे हो बॉल, तो सोल्डरिंग आयरन जो हमारा होता है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 330 ही होगा। और यहाँ पे देखिए पूरी आईसी हमने क्लीन कर ली है, आईसी की बॉल्स, लेकिन कुछ बॉल्स ड्राई हैं। तो इन ड्राई बॉल्स को भी साफ़ करने का एक तरीका होता है। देखिए
देखिए कुछ ड्राई बॉल्स हैं, तो इसके लिए ये स्पेशल एक ब्रश आता है। ये देखिए ये वाला ब्रश, आप थोड़ा सा इसमें फ्लक्स लीजिए, सॉरी थिनर, और इस ब्रश से इसको एक बार मूव करा दीजिए ब्रश, तो ये पूरा जितना भी ड्राई बॉल्स थी उसको ये चमका देगा, और आपको जब आप बॉल बनाओगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस इस ब्रश से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप इसके ऊपर थोड़ा सा मूव कर दीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल हल्का हल्का। तो ये जो जितनी बॉल्स होती हैं वो फिर से रिन्यू हो जाती है और ईजिली रिवॉल्व हो जाती है, उसकी ड्राइनेस हट जाती है, जो कालापन होता है बॉल के ऊपर वो सही हो जाता है। देखिए ये ऐसी पूरी क्लीन हो गई। अब हम इसको रिवॉल्व करते हैं। तो ये सेम स्टेंसिल है SDM 450 प्रोसेसर का। PPD रिवॉल्विंग के लिए हमेशा 183 यूज़ करना है, कोई दूसरी PPD बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कई लोग 138 यूज़ करते हैं जो सही नहीं होता है, 183 ही यूज़ करना है। इसको एक बार क्लीन करना है। SMD का टेम्परेचर 300, एयर बिल्कुल कम रहेगी, 10 पे रख सकते हैं, और एक कॉर्नर पे 45 डिग्री आपका नोज़ल रहेगा, और हीट देते चले जाना है और ईजिली आपकी बॉल बन जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट ये जो हैंड स्किल वाला होता है, बस प्रैक्टिस कीजिए घर पे 10 दिन 20 दिन 1 महीना आप भी इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हैंड स्किल पे काम करना। तो बस आपको एयर टेम्परेचर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, और टूल्स सबसे ज़रूरी है, टूल्स कौन से यूज़ करना है। एक वीडियो वैसे मैं अपलोड करूँगा कि मैं कौन कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ और आपको कौन से टूल्स लेने चाहिए, जिससे कि आप स्मूथली काम कर सकें। देखिए एक बॉल नहीं बनी थी तो हम बाहर से बना सकते हैं बॉल को। अगर कोई बॉल एक आध ना बने तो बॉल रख के आप हीट मार दोगे तो बॉल बन जाएगी, आपको फिर से आईसी को रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर हमारी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है काफ़ी अच्छे से, हमें फिर दोबारा इसको रिवॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए रिवॉल्व हो चुकी, पूरी बॉल्स भी बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करेंगे कि बोर्ड को अब फिर से PCB होल्डर में लगा के और आईसी को अब इंस्टॉल करते हैं, मतलब प्रोसेसर को इंस्टॉल कर लेते हैं, और फिर देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो जो प्रॉब्लम आ रही थी 15 मिली एम्प का टक रहा था वो कुछ सही होता है कि नहीं। बीच में ग्लू होगा, थोड़ा सा उसको हम फैला लेंगे ग्लू को, और फिर आईसी को रखने के बाद हमारा जो जैसे मेरे पास जो SMD है क्विक 2008, इसका टेम्परेचर है तो 330, और जो एयर होगा मेरा 80। अगर आईसी आपसे हिल जाती है, मूव कर जाती है, तो आप एयर को कम कर सकते हो, लेकिन मैं 80 पे ही लगा देता हूँ स्ट्रेट 90 डिग्री नोजल के साथ। तो आप देखिए, और जब भी हीट आप देंगे तो 330 पे ही टेम्परेचर रखिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर मत दीजिएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और पहले आईसी को मैं एक बार सेट कर लूँ, थोड़ी सी हिल गई आईसी, ये ठीक है, ये लोकेशन पे आ गई। और जब आईसी लगा लें तो थोड़ा सा मूव करना जरूरी है, क्योंकि बड़े प्रोसेसर्स होते हैं, लगने के बाद कुछ बोले नहीं सेट हो पाती, तो हल्का सा मूव करते हैं तो वो सेट हो जाती है। आपकी SMD चारों तरफ पूरी मूव करते रहना चाहिए, और लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा के फाइनल टच दे देते हैं हम। देखिए हल्का सा मूव करना जरूरी है आईसी को, ताकि आपको भी पता चले कि मतलब आईसी लग गई है। देखिए आईसी लग गई, हल्का सा मूव, देखिए बस इतना काफ़ी है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले यहाँ से अलग करते हैं बोर्ड को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी पावर की वोल्टेज चेक की थी, तो पावर की वोल्टेज अवेलेबल थी, और उसके बाद से हमने इसका जो क्वालकॉम का SDM 450 CPU को रिवॉल्व किया है। और आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे रिवॉल्विंग करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए फिर हम इसको पैनल में फिट करके देखते हैं कि अभी क्या कंडीशन है फ़ोन की। तो सबसे पहले चार्जिंग लगा के देखते हैं। तो चार्जर लगाने पर देखिए चार्जिंग ले चुका है, इसका मतलब है कि जो हमारा जो डायग्नोसिस प्रोसेस था बिल्कुल परफेक्ट था, पावर आईसी सही थी और CPU का फीडबैक नहीं मिल रहा था। रिवॉल्व करके लगाने के बाद ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, देखिए चार्जिंग ले चुका है। तो एक बार हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई से इसको ऑन करते हैं। पहले 15 मिली एम्पियर करंट का कंजप्शन हो रहा था, और अब देखते हैं कि कंजप्शन रेट क्या है, और प्रॉपर हम फ़ोन को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ओप्पो का A7 डायग्नोसिस हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी डेड फ़ोन को ऑन करने के लिए सिर्फ रिवॉल्व करना काफ़ी नहीं होता है, आपको पूरा स्किल पता होना चाहिए कि पावर आईसी का फॉल्ट है।